देखेंगे, ठीक है, कि आपको देना है नहीं देना। बट हाँ ये है कि बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम अगर कुछ नहीं किया है जीएस में तो ये कम से कम 500 करके जाना, ठीक है। और कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो ये 500 करके जाना, ये 5 क्लास हमारी होंगी 100 की, ये देख के जाना, ठीक है। चलो, जय हिंद, शुरू करता। ओके, तो एमसीक्यूज हैं और मुझे लगता है कि इस बार कुछ सवाल आपके स्टेटमेंट बेस्ड मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। सो प्लीज ध्यान से देखना। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये 500 हमारे जीएस और करंट अफेयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके AFCAT 1 2026 के लिए दोस्तों। जय हिंद, शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। राइट, बहुत केयरफुली पढ़ना और उसके बाद जो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा वो भी इसी में नोट करना, ठीक है। विथ रेफरेंस टू सोलर सिस्टम, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। वेनस इज नोन एज अर्थ की ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड मास। अनलाइक मोस्ट प्लैनेट वेनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो मुझे बताओ, हॉटेस्ट प्लैनेट इज नॉट मरकरी, इट इज वेनस। यही नहीं पता बहुत लोग को, है ना। भैया नोट्स बनाने हैं क्या यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, ठीक है, जैसा आपको लगे, मतलब दोनों चीज आप कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्त, ये प्लैनेट के ऊपर अगर कभी आपको सवाल पूछे तो प्लीज ध्यान रखना कि हमारा जो मरकरी है इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये गलत बात है। आपका मरकरी हॉट नहीं है, वेनस हॉट है, ठीक है। और अगर प्लैनेट में डेंसिटी का ऑर्डर पूछे आपसे, कौन ज्यादा डेंसर है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका ज्यादा डेंसर कौन है? अर्थ, ठीक है। आप थोड़ा यार स्लो चलेंगे आदर्श, तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम देना नहीं है, ठीक है। सो नंबर 1 पे अर्थ है, नंबर 2 पर कौन है डेंसिटी वाइज अगर हम ऑर्डर में देखें तो नंबर 2 पर मरकरी है। ओके, नंबर 3 पर फिर हमारा होता है वेनस एंड नंबर 4 पर फिर मार्स होता है। तो ये ऑर्डर है किसका? डेंसिटी का। इवन सन की डेंसिटी भी अर्थ से कम होती है, ध्यान रखना, ओके। सन की डेंसिटी अर्थ से या बाकी आपके सभी प्लैनेट से कम होती है। क्या आपको पता है कि इन प्लैनेट्स को आप कहते हो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? डू यू नो? इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं एंड बाकी प्लैनेट्स को आप जोवियन प्लैनेट कहते हो भाई। तो वेरी इजी स्टेटमेंट यहां पर कि वेनस को हम अर्थ की ट्विन कहते हैं। साथ में दोस्तों एक और चीज ध्यान रखो कि वेनस के पास एटमॉस्फेयर होता है जो कि बना होता है H2SO4 से, राइट। इसीलिए वेनस का एल्बिडो होता है मैक्सिमम। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? एल्बिडो का मतलब अमाउंट ऑफ सनलाइट, कौन कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको हम एल्बिडो बोलते हैं। सो वेनस का एल्बिडो होगा मैक्सिमम। वेनस का एटमॉस्फेयर बना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी चीज भी ध्यान रखेंगे, परफेक्ट। तो ये थर्ड रॉन्ग है, मरकरी इज नॉट हॉटेस्ट, आपका हॉटेस्ट होता है वेनस। आंसर इसका 1 और 2। वेनस को आप यहां पर दोस्तों अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हो। अच्छा, मुझे एक और चीज बता दो, कौन से प्लैनेट को आप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हो? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये भी हम वेनस को ही बोलते हैं। परफेक्ट, बढ़िया लगा क्वेश्चन। तो इससे हमने 4-5 चीजें रिवाइज की। अब आप इमेजिन करो, ऐसे हम 500 क्वेश्चन करेंगे। इट इज नॉट कि कितने में आपको फैक्ट पढ़ा दूंगा, इट इज कि दोस्तों 80% आप कुछ चीजें आती हैं उसको मैं रिकॉल कराऊंगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिकॉल करना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी, आपको पता भी होगा। तो दोस्तों सवाल है आपका सेकंड वाला कि लेयर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर के हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर की जो हमारे लेयर्स हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर एंड इज आइडियल फॉर फ्लाइंग लार्ज जेट प्लेन्स एज इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। मेसोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कंटेन्स ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसको याद करने का बहुत तरीका है, अच्छा तरीका है, या इसके लिए ट्रिक की जरूरत है नहीं वैसे। पहली लेयर हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर की, उसके बाद आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद वी हैव मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद आइनोस्फेयर बोलो या फिर आप इसको थर्मोस्फेयर भी बोल सकते हो, एंड देन वी हैव एक्सोस्फेयर। अब टेम्परेचर के बारे में ध्यान रखना दोस्तों कि आपका ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पर डिक्रीज करता है, इसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल लैप्स रेट। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहेगा एंड देन इंक्रीज करता है, ओके। मेसोस्फेयर आपकी कोल्डेस्ट लेयर है जहां टेम्परेचर -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। आइनोस्फेयर में दोबारा
टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है बिकॉज आयंस मौजूद हैं, एंड फर्दर आपका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कि ओजोन लेयर कहां मिलती है, ओजोन आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, ओजोन डे हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। इसके अलावा ओजोन रोकती है आपके यूवी रेडिएशन को। यूवी होती है अर्थ में रेडिएशन, 3 प्रकार की होती है, ए बी सी। ए आपकी बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती, ए को नहीं रोक पाती आपकी ओजोन, बी को पार्शियली ब्लॉक करती है आपकी ओजोन लेयर, और सी को कंप्लीटली ब्लॉक करती है ओजोन हमारे। कहने का मतलब जो सन के उसमें यूवी रेज होती हैं वो ए बी सी 3 प्रकार की होती हैं। ए को ब्लॉक नहीं करती बिकॉज वो हार्मलेस होती हैं, लेकिन बी और सी को ब्लॉक करती हैं, सी को कंप्लीटली एंड बी को पार्शियली। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेसोस्फेयर आपकी कोल्डेस्ट लेयर है, आपके जेट्स फ्लाई करते हैं इसी स्ट्रेटोस्फेयर में। परफेक्ट जी। अब बताओ, बढ़िया से रिकॉल हो गया सब कुछ? ए फॉर एजिंग, बी फॉर बर्निंग, सी फॉर कैंसर, मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो इसका आंसर भाइयों क्या है हमारा? तो पूछा गया था आपसे करेक्ट यहां पर कौन सा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। मेसोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर नहीं है दोस्तों हमारी, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर इज 1 एंड 2, वेरी इजी। तो क्वेश्चन आसान, लेकिन उसके थ्रू हमने कुछ ना कुछ यहां पर रिकॉल करने की कोशिश की है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप लास्ट तक देखना क्लास, आई डोंट केयर, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड आने के बाद भी मुझे आपको मोटिवेट करना पड़े अभी कि मेरे भैया रिवाइज कर लो, राइट, ये बनाने के लिए मुझे आपकी मोटिवेशन नहीं चाहिए थी, बिकॉज दिस इज माई वर्क एंड आई एम ऑनेस्ट विथ माई वर्क। ओके, खत्म। सेम आई एक्सपेक्ट आपसे यार। चलो थर्ड क्वेश्चन। आपके सिलेबस में AFCAT में एक दोस्तों लिखा होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर दीज 500 क्वेश्चन विल बी एनफ। भगवान, मैं हो जाऊंगा पागल, देखो देखो मैं हो जाऊंगा पागल। ऐसा सवाल मत पूछो प्लीज यार, भाई अभी तो मत पूछ यार। यार प्लीज मत पूछा कर। ओके, सो यार देखो, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशन के ना हेडक्वार्टर में आपको बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके हैं। जैसे यूएन, ठीक है। तो यूएन हम सबको पता है, यूएन का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में। परफेक्ट। यूनेस्को, यूनेस्को से याद रखना कि यूनेस्को टेंजिबल कल्चरल लिस्ट में अभी दिवाली शामिल किया गया है, दिवाली को, ठीक है। सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारे पेरिस में है। इसके अलावा WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है हमारा, जेनेवा। ओके, देन वी हैव फूड, आपका FAO, इसका हेडक्वार्टर हमारा रोम में है। और क्या मेरे भाइयों, क्या आपको यहां पर याद कर सकते हो वर्ल्ड फूड प्राइज? कल मैंने आपको ट्रिक सिखाया था वर्ल्ड फूड प्राइज को याद करने के लिए। वर्ल्ड फूड प्राइज को याद करने के लिए कि यार जो हंगरी होगी उसी को खाना चाहिए होगा ना। और हंगरी कौन है हमारी? हंगेरिया दीदी, उनका नाम है मरिंगेला हंगेरिया। आप खाली हंगेरिया याद रखो, खत्म। ठीक है, तो FAO का हेडक्वार्टर हमारा रोम में है। इसके अलावा यूएनडीपी, यूएनडीपी से कल का पहला सवाल था मेरा यही कि कौन रिलीज करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। सो यूएनडीपी हमारा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। परफेक्ट, ध्यान रखना। एचडीआई कौन रिलीज करता है आपका? वही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज यूएनडीपी हमारा। देन वी हैव वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, ठीक। आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी दोस्तों वहीं पर है। WTO जिनेवा में है। WHO हो गया, WTO हो गया, इनका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका जिनेवा में है। इसके अलावा एशियन, आपका एक वो बैंक है एशियन इंडस्ट्रियल बैंक, इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ मैं, AIIB करके आपकी एक बैंक है, राइट। इसका हेडक्वार्टर आपका चाइना में है, बीजिंग में। और जो ब्रिक्स है हमारे, ब्रिक्स देशों का एक बैंक होता है दोस्तों जिसको आप बोलते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हमारा, ठीक। उसके बाद आपका जो FATF होता है, जो कि ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट जारी करता है, कौन से देश टेररिज्म को कर रहे हैं हेल्प, कौन नहीं कर रहा है। सो FATF का हेडक्वार्टर आपको मिलता है OECD में। और OECD कहां पर है आपका? फ्रांस में, इट इज इन फ्रांस हमारा, ठीक है। हाँ जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों आपके फिलीपींस में, मनीला में। ये है मनीला में, मनीला फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये कुछ चीज अपने को ध्यान रखना है। अब आपसे बोला गया यहां पर, राइट, आपसे बोला यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है दोस्तों हमारे ब्रसल्स में, विच इज इन बेल्जियम। ये बेल्जियम में है। अच्छा, मैं लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। इसके बाद आशियान, आशियान का हेडक्वार्टर है आपके जकार्ता में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है। इसके बाद सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल, काठमांडू में है, ठीक है। एंड देन वी हैव अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है आपका अदिश अबाबा में,
अदिश अबाबा। भाई एक बार, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है आपके ओपेक के ऊपर कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब ये बताओ मुझे, क्या आपने पीवाईक्यू सीरीज की क्लास देख रखी है? मैंने वहां पर ओपेक के बारे में पूरा ट्रिक सिखाया है तुमको। ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस, हर एक चीज देखा है ना? हाँ ठीक है, गुड। तो ये वियना में है, फिर इतने ही मैं आपको बताऊंगा और रिलेट नहीं करूंगा, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हमारे वियना में। अब ध्यान रखना, अब आते हैं इस सवाल पर। बिम्स्टेक जो आपका है, बिम्स्टेक आपका वो स्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरा लिखा गया है, बिम्स्टेक में आपके 7 मेंबर कंट्रीज हैं। परमानेंट सेक्रेटेरिएट बिम्स्टेक का भूटान में है, ये गलत बात है। इसका सेक्रेटेरिएट आपका ढाका में है। तो थर्ड रॉन्ग हो गया। और जैसे ही थर्ड रॉन्ग हो गया तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपको, मतलब क्योंकि सिलेबस में आपके ये मेंशन होता है भाई, आपके सिलेबस में मेंशन है कि एक सवाल बिल्कुल आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसे पूछ सकता है। चलो, मैं रिलेट नहीं करूंगा, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, बट थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ओशन करंट। राइट, इनमें से कौन सा ओशन करंट के बारे में करेक्ट है? ओशन करंट क्या होती है? जो आपके पानी दोस्तों बह रहे होते हैं, राइट, उसमें से कुछ गर्म पानी को बोलते हो वार्म करंट, ठंडे पानी को बोलते हो कोल्ड करंट। ये ध्यान रखना कि जो पानी दोस्त ना, ऐसे ना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है, बहुत आराम समझो, ठीक है। ऐसा हड़बड़ी नहीं करना। ये 0 डिग्री लाइन है हमारी और ये 90 डिग्री लाइन है, इतना आपको पता होगा कि इसको हम इक्वेटर बोलते हैं और इसको हम पोल बोलते हैं। परफेक्ट, दीज आर इक्वेटर एंड पोल्स हमारे, परफेक्ट, ठीक है। अब जो पानी दोस्तों हमारे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो होता है वार्म करंट, गर्म पानी होता है। और जो पानी पोल से आता है इक्वेटर की तरफ वो हमारा होता है कोल्ड करंट। सो क्यूरोशियो करंट जो आपके पैसिफिक ओशन में है दोस्तों, ये जापान के एकदम नजदीक है, राइट। ये हमारी करंट कौन सी है? ये आपकी कोल्ड करंट होती है, वार्म करंट होती है, वार्म करंट होती है। हम्बोल्ट करंट आपकी कोल्ड करंट है, सही बात है। लैब्राडोर करंट दोस्तों आपकी कोल्ड करंट है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपका होगा 1 और 2। अब ध्यान रखना, कनाडा यहां पर है, जैसे मान लो ये आपका दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ये हिस्सा कनाडा का है और ये हिस्सा अमेरिका का है। यहीं पर क्या होता है, हमारी एक गर्म करंट आती है और मिलती है लैब्राडोर से। ऊपर से एक आती है ठंडा पानी, ठंडे पानी का नाम है लैब्राडोर और गर्म पानी का नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों पानी मिलते हैं आपके, और यहीं पर एक और चीज ध्यान रखना, जहां पर गर्म और ठंडा पानी मिलता है वहां पर फॉगी इन्वायरमेंट होता है। कभी वॉशरूम में आप नहा रहे होते हैं, बाथरूम में नहा रहे होते हैं, आपने देखा होगा गर्म पानी से आप नहाते हो, गर्म पानी ठंडे पानी को मिक्स करके, तो अंदर एकदम फॉग फॉग हो जाता है ना। तो जहां पर भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं वहां फॉगी इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, आपका यहां पर फॉग पूरा हो जाता है। तो जो टाइटैनिक आपकी डूबी थी, वो टाइटैनिक हमारी दोस्तों यहीं पर डूबी थी। यही वो जगह है जहां पर टाइटैनिक डूबी थी। परफेक्ट, चलो ग्रेट। तो ये हमारा लैब्राडोर करंट एक्चुअल में कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम करंट हमारी वार्म करंट होती है, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां मैं हर एक चीज कवर कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, इसके बाहर कुछ आपको रिवाइज नहीं करना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सच्चाई आपको बताऊं, अगर एग्जामिनर इस पे आ जाए कि कोई एक भी सवाल ना कर पाए, तो वो ऐसे 25 सवाल बना सकता है जो किसी से नहीं होंगे। सच बता रहा हूं आपको, बिकॉज जीएस में क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, ऐसे सवाल जो किसी से नहीं होंगे, राइट। तो बस एक चीज जान के रखो कि आप जो ट्रेंड रहा है उसी बेसिस पर पढ़ाई करके जा सकते हो। कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड आता है, कुछ भी ऐसा आता है जो नहीं आपको याद आ पा रहा है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो किसी को याद नहीं आ रहा है। एन एग्जामिनेशन इज अ रिलेटिव गेम, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज डू नॉट फील नर्वस, राइट। ऐसा होगा नहीं, बट अगर मान लो आपको लगे कि भैया यार मुझे तो 7 8 ही सवाल 9 ही सवाल आ रहे हैं जीएस में, अब क्या होगा, राइट। तो दैट मीन्स कि वो सबके लिए है, ठीक है। तो ऐसे निराश परेशान नहीं हो जाना कि अरे भाई अब क्या होगा मेरा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे बोला गया है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये आपका पास करता है थ्रू मिर्जापुर इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, सही बात है क्या? राइट। तो भाई आपका प्राइम मेरिडियन को हम मानते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और उसके ईस्ट में अगर आप जाते हो तो आपका टाइम बढ़ता है, और वेस्ट में जाते हो तो आपका टाइम घटता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ओके। तो भारत जो है वो 82.5 डिग्री आगे है, इसका मतलब भारत का टाइम 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच मीन टाइम से।
भारत में दोस्तों केवल आपको एक मिलेगा जोन, ठीक है, भारत में केवल एक जोन है हमारा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जोन कहां पर है बताएंगे आप? मैक्सिमम टाइम जोन हमारे फ्रांस में है। सो मैक्स टाइम जोन, मैक्सिमम टाइम जोन हमारे फ्रांस में है दोस्तों। भारत में केवल एक ही टाइम जोन है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पास करता है थ्रू मिर्जापुर, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, उसके बाद दूसरा, बनिहाल पास हिमाचल में है, इज इट करेक्ट? सो बनिहाल पास आपके जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। पहले हम लोग पीर पांजल पास से जाते थे, अब हम बनिहाल पास का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो सेकंड रॉन्ग है, तो फिर आंसर एक ही बचा, 1 और 3। थर्ड आपका सही है। मुझे दोस्त ये बता दो, दुनिया छोड़ो, भारत की हाईएस्ट मोटरेबल आपका वो कौन सा है? अभी हमारी नई मोटरेबल हाईएस्ट रोड बन रही है, कौन सा है? मिगला पास, ठीक है। सो मिगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास आपका। नेक्स्ट बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया है, लेक बैकाल जो है दुनिया की ओल्डेस्ट, डीपेस्ट और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सही बात है। सुंदरवन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। सही बात है। ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट एंड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तीनों सही हैं, बढ़िया से, ठीक है। अच्छा ग्रेट, तीनों हमारे करेक्ट है, आंसर डी होगा। आपको ये भी याद है ना कि हमारे जो रॉकीज पहाड़ होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? रॉकीज आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में। आपको एंडीज पहाड़, सबसे बड़ी चोटी, हमारी सबसे लंबी चोटी एंडीज पहाड़ मिलेंगे आपको साउथ अमेरिका में। आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। आपको एटलस की पहाड़ियां, एटलस, ये मिलती है अफ्रीका में, ठीक है। आपको एल्प्स, एल्प्स की पहाड़ियां ये मिलते हैं यूरोप में, और हिमालयाज ये मिलते हैं एशिया में, ठीक है। ऑल्सो ध्यान रखना, दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज अगर किसी कॉन्टिनेंट में है, मैक्सिमम कंट्रीज अगर किसी कॉन्टिनेंट में है तो ये हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों आपके 52 देश हैं। ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखना कि इसी अफ्रीका से हम लोग नामीबिया से अभी चीता लेकर आने वाले हैं। हमारी राष्ट्रपति वहां पर गई थी। पहले हम साउथ अफ्रीका से भी चीता ला चुके हैं, अब हम नामीबिया से लेकर आएंगे। और यहीं पर ध्यान रखना कि अभी नामीबिया और जिम्बाब्वे ये आपके होस्ट कर रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का। बढ़िया, रिलेट हुआ? अच्छा रिलेट हो रहा है, नया कुछ नहीं लग रहा है। हाँ तो भाई ऑब्वियसली नया जैसा क्या, तुम सब पढ़ा रखा है भाई। आ जाओ। नेक्स्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा सेपरेशन टेक्निक, देखो साइंस की जो हमारी क्लास हुई थी ना, साइंस से आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हो उन सवालों की कि भाई एलॉयज के नाम पूछेगा कि ब्रॉन्ज में क्या है, ब्रास में क्या है, ठीक है, वो पूछ लेगा। साथ में आपका हमारा सेपरेशन वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, बताइए। सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सही बात है। सब्लिमेशन एक तरीका होता है जिससे आप डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाओ। कभी देखा कपूर आपने? कपूर देखा कपूर? ये कभी आपने एंथ्रासीन देखा होगा, एंथ्रासीन। सो एक हमारा एंथ्रासीन हो गया, कैम्फर कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई। ये सब आपकी वो चीजें हैं जो कि डायरेक्ट, इनको अगर आप जलाते हो या रखते हो ऐसे, डायरेक्ट आपके सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हमारे हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरीका होता है जिससे आप दो ऐसे लिक्विड को अलग करते हो जिसके डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये भी सही है, इवन एयर को भी सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो। दोनों हमारे सही है। अब मुझे ये बताओ, आपने कभी देखा होगा कि आपकी वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है? वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है? साथ में आपका जब कभी ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों, ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, तो ये सब में कौन सा साइंटिफिक प्रोसेस हो रहा होता है? इन सभी में दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा होता है। ये सब में, तीनों में सेंट्रीफ्यूगेशन ही हो रहा है आपका, ठीक है। और ये सवाल आपके एफकैट 2025 का सवाल है, और तब भी मैं आपको ये पढ़ाया था। और ये सवाल क्या है कि वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ये आया था। तो ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन के ही प्रोसेस होते हैं दोस्त, जिसमें आपका ये पूरा हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि आप कोई भी कलर को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कलर को सेपरेट कर रहे हो डाई से, कलर फ्रॉम डाई, ठीक है, या ड्रग्स को निकाल रहे हो ब्लड से, ठीक है, तो इन सब में एक्चुअल में कौन सा प्रोसेस हुआ है भाइयों? इन सब में हुआ है क्रोमेटोग्राफी।
इन सब में हुआ है दोस्तों क्रोमैटोग्राफी हमारा, ठीक है। इसमें हुआ है क्या हमारे, क्रोमैटोग्राफी, ठीक। आइए नेक्स्ट चलो। नागास्त्र वन इज एन इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन डेवलप्ड बाय इंडिया। हाँ भाई, ऐसा है। जल्दी 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 जल्दी, आपके लिए भी टेस्ट के फॉर्म में है, ठीक है। देखो मुझे आपसे बस 1 से 1.5 घंटा चाहिए अगले 5 दिन, बस इतना दे दो। बाकी मुझ पे छोड़ दो कि तुम्हारा 80% जीएस, चाहे वो करंट अफेयर का होगा चाहे वो स्टैटिक का होगा, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा। तो यार जब भी हम यहाँ डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस में बिल्कुल मत भूल जाया करो कि हमारी एक एस्कैट है। एस्कैट का मतलब क्या है, आप सबको एयरफोर्स में जाना है। दिस इज सूर्य किरण एरोबैटिक टीम हमारी, ठीक है, जिसमें 13 पायलट है। 13 पायलट से इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, ठीक है। बिदार एयरफोर्स स्टेशन में इसकी पोस्टिंग है, ये भी चीज ध्यान रखना। साथ में सरंग को मत भूल जाना। सरंग क्या है, एक प्रकार का, सरंग एक प्रकार का हमारा हेलीकॉप्टर टीम डिस्प्ले है। हेलीकॉप्टर में वो डिस्प्ले दिखाते हैं ये लोग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरंग। ओके। इसके अलावा ध्यान रखना, उसको मत भूल जाना, इनवर। मैंने डिफेंस वाली क्लास में हमको पढ़ाया है इनवर हमारी क्या है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, व्हाट इज इनवर, जो भी न्यूज में था, ठीक है। सो इनवर हमारी एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों आपकी इनवर। ये न्यूज में क्यों थी, बिकॉज हमने एमओडी और बीडीएल ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बीडीएल ने मिलकर साइन किया था एग्रीमेंट, आई गेस लगभग 2000 करोड़ के आसपास का एक एग्रीमेंट था, जिसमें एनवर एनवर एंटी टैंक मिसाइल को वो प्रक्योर करेंगे, राइट। और ये किस में लगती है ये ध्यान रखना, ये आपके T90 में लगती है, ठीक है। T90 इज योर टैंक, आपके इस टैंक में लगती है, ये बात भी ध्यान रखना, किस टैंक में लगती है पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने प्रोक्योर किया था आपका पिनाका। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि व्हाट इज पिनाका, पिनाका का नेचर क्या है, पिनाका है क्या हमारी। आपके सीडीएस में लगातार 2 बार आया है पिनाका, व्हाट इज पिनाका। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 23-24 में, ठीक है। सो पिनाका आपकी घर में बनी हुई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सो पिनाका इज अ टाइप ऑफ रॉकेट लॉन्चर ऑफ इंडियन आर्मी। ये एक रॉकेट लॉन्चर है इंडियन आर्मी की, परफेक्ट। ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा अभी हमने एक्सरसाइज गरुणा को अंजाम दिया था। एक्सरसाइज गरुणा दोस्तों अभी हमारी हुई थी, ठीक है, जिसमें अभी हमारी वो Su-30 MKIs वगैरह गई थी। और जब मैं Su-30 MKI बोल रहा हूँ, तो अस्त्रा मिसाइल को हमने किस में लगाकर टेस्ट फायर किया था अभी कुछ दिन पहले, Su-30 में ही लगाया था, तेजस में लगाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो हमारा ये अभी गरुणा एक एक्सरसाइज है किसके बीच में, ये है हमारी एयरफोर्स एंड साथ में फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में, ठीक है। सो फ्रांस की एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हमारी गरुणा नाम की दोस्तों एक्सरसाइज होती है, परफेक्ट, ठीक है। यहीं पर एक और चीज ध्यान रखना कि एक गरुण तो ठीक है, लेकिन गरुण से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं गरुण शक्ति को में। सो गरुणा अलग है, गरुण शक्ति अलग है। गरुण शक्ति हम करते हैं उस देश के साथ जिस देश में लगभग 17,500 आइलैंड हैं, ओके। जिस देश में आपका अनक क्रकटाउ वॉल्केनो है, जिस देश में वॉल्केनो बहुत ज्यादा है, ये वो देश है दोस्तों हमारा जहां पर दुनिया का सबसे भारी फूल रफलेशिया, रफलेशिया इज अ टाइप ऑफ फूल, लगभग 8-9 किलो का होता है एक फूल आपका। दुनिया का सबसे भारी फूल रफलेशिया आपको देखने को मिलेगा। ये वो देश है जहां पर मैक्सिमम पाम ऑयल सप्लाई आपको देखने को मिलती है। मैक्सिमम पाम ऑयल आपको यहीं पर दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक चीज भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। इसके अलावा एक त्रिशूल नाम की भी हमारी अभी एक्सरसाइज हुई है। डिफेंस तो बिल्कुल मत स्किप करना। देखो हर एक चीज सवाल में उसमें एग्जाम में नहीं आने वाला, रीजन बीइंग कि आपका एक ही शिफ्ट है, एक ही एग्जाम है, ठीक है। तो डेफिनेटली हर एक चीज नहीं आएगा ना, सवाल तो 25 आएगा, सवाल तो 25 आएगा ना। अब उसमें भी मैं आपको ऐसा नहीं कर सकता ना कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा दूं, 1000 पेज का एक बुकलेट दे दूं और उसको याद कर लूं, नॉट पॉसिबल यार, ठीक है। लेकिन ये जो भी मैं कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत सारे फैक्ट हो रहे हैं, तो मतलब आपकी पढ़ाई गलत चल रही है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो 99% चीज मैं रिलेट कर रहा हूं जो ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जस्ट बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि एग्जाम में सिर्फ एक चीज काम करती है कि जब आप वहां बैठे हो, देन इफ यू आर एबल टू रिकॉल द आंसर देन गुड, वरना आप कितने भी ब्रिलियंट हो कुछ मैटर नहीं करता, ठीक। टेस्ट दिमाग में आपके आके चेक नहीं करेंगे आप कितने अच्छे हो, चेक होगा जब आप उधर टिक करोगे। और टिक कब कर पाओगे, जब याद होगा। याद कब होगा, जब हम यहां 50 बार खुद से पढ़ के गए होंगे, रिलेट करके गए होंगे, परफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना। इसके साथ में त्रिशूल जो हुई थी दोस्तों, ये ट्राई सर्विस हमारी एक एक्सरसाइज है। दिस इज ट्राई सर्विस
एक्सरसाइज। इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था नेवी ने। और जैसे ही मैं नेवी बोलता हूं, नेवी के बारे में तो बिल्कुल भूलना ही मत। एक्सरसाइज कोनकन आपकी हुई थी अभी हमारी, एक्सरसाइज कोनकन जो हम करते हैं किसके साथ? ये हम करते हैं विथ आपके रॉयल नेवी। रॉयल नेवी का मतलब है, समझ जाओ आपकी, ठीक है। रॉयल नेवी हमारी कौन सी है? यूके की नेवी है। परफेक्ट। इसके अलावा हमारा एक एक्सरसाइज हो गया डेजर्ट साइक्लोन, जो कि हमने किया है विथ किसके साथ? डेजर्ट साइक्लोन हमारा होता है विथ यूएई, ठीक है। सो डेजर्ट साइक्लोन जिसमें हमारी मैकेनाइज इन्फेंट्री गई थी, अगर आप याद कर पाए। सो डेजर्ट साइक्लोन हमने किया है विथ यूएई के साथ। परफेक्ट, राइट। परफेक्ट। ओ भाई मजा आया? क्या मजा आ रहा है? सो दिस इज हमारी फाइनल मेहनत, 500 जीएस एफ कैट के लिए। और अगर अभी मजा ना आए तो तुम्हें टांग दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट बूस्ट हो रहा है, ओके। रिलेट नहीं करना था? किसने बोला रिलेट नहीं करना था? किसने बोला था रिलेट नहीं करना? मैंने बोला था क्या रिलेट नहीं करेंगे? चलो ठीक है, नहीं करेंगे। 7 बज जाएगा। चलो ठीक है। चलो आंसर बताओ, मस्त रिवाइज हो रहा है ना, बढ़िया। आंसर बताओ। चलो अब रिलेट कम करेंगे, ठीक है। रिलेट एकदम कम कर देंगे, चलो। ये थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है तो भाई, मजा नहीं आता ना बिना किए हुए। चलो अब बताओ इसका आंसर। तो ये नागास भी ध्यान रखना। और दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था एक दो नाम नाम और, पिचौरा को मत भूल जाना भाई। मतलब मेरे को अलग प्यार है पिचौरा से भाई, पक्का पूछ सकता है। राइट। अब देखो वही बात है ना, अगर अभी 2-3 शिफ्ट होते तो डेफिनेटली आ जाता। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आएगा ही आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सवाल तो 25 ही होने वाले हैं ना भाई, ठीक है। अभी अगर 2 दिन का एग्जाम होता ना, तो भाई तुम्हारे इसी एक क्लास से ना भाई इतने सवाल तुमको आते। बट ठीक है, अभी भी आपके 25 सवाल आने वाले हैं, लेट्स सी, ठीक है। सो पिचोरा, तो ध्यान रखना पिचोरा हमारा है रशियन ओरिजिन, ठीक है, रशिया का। एंड आपका जो उसके अलावा जितने भी पैट्रियट सिस्टम है, थार्ड हमारा, पैट्रियट थार्ड, सब ध्यान रखना अमेरिका का है। चलो। सो नागास्त्र वन एक घर में बना हुआ लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि डेवलप किया है भारत ने। इज इट करेक्ट दोस्तों? क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल। बहुत आसान ट्रिक है। रिन्यूएबल का मतलब ऐसी चीज जिनको आप रिन्यू कर पाओ, ओके। अब रिन्यू करने का मतलब क्या है? कि सन की एनर्जी कभी खत्म होगी? सोचो, क्या सन की एनर्जी, क्या कभी हवा खत्म होगी? कभी आपका वो क्या बोलते हैं उसको, सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी? नहीं खत्म हो सकती ना। तो ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। लैंड रेवेन्यू आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ये भी सही है, ध्यान रखना। तो ये स्टेट लिस्ट, ये सारी लिस्ट आपके 7th शेड्यूल में मेंशन हमारी होती है। 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में करंट में आपके 100 मैटर हैं, स्टेट लिस्ट में करंट में 61 मैटर है, एंड करंट कंकरेंट लिस्ट में आपके 52 मैटर है। तो ये वो मैटर होते हैं जो मैटर आपके यूनियन लिस्ट में होंगे, उसके ऊपर रूल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाती है। जो मैटर स्टेट लिस्ट में होंगे उसके ऊपर रूल केवल स्टेट गवर्नमेंट बना पाएगी। और जो मैटर होंगे कंकरेंट लिस्ट में, उसके ऊपर रूल खाली कंकरेंट वाले, यानी कि सॉरी दोनों मिलकर बना सकते हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखना। और जो होते हैं रेसिडुअल मैटर, रेसिडुअल मैटर का मतलब जो तीनों लिस्ट में नहीं लिखे होंगे, जो तीनों लिस्ट में नहीं लिखे, वो बातें, वो सारा काम कौन करता है? वो उसके ऊपर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है हमारी, ठीक है। चलो तीनों सही है हमारा। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। आइसोटोप और आइसोबार सबको सबको आता है, यहां मुझे पता है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइसोटोप हमारे होते हैं ऐसे एटम ऑफ एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट मास नंबर होते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आइसोबार आपके होते हैं जिनमें मास नंबर सेम होता है। दोनों आपके दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो। हेडक्वार्टर भूल मत जाना, जो मैंने ऊपर बताया था उसके अलावा ये भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर दोस्तों वियना में है। बिल्कुल सही बात है। पूछा गया है कौन कौन सा करेक्टली यहां पर मैच्ड है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये ब्रसल्स में है, बेल्जियम में है, राइट, ये भी सही बात है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये गलत है, ठीक है। आईएलओ का हेडक्वार्टर गलत है यहां पर। आंसर हमारा 1 और 2। चलो। रॉक, अब ये इवन मैंने आपको पढ़ाया है पीवाईक्यू सीरीज में, सारे रॉक्स के नाम।
ठीक है। तो रॉक्स में दोस्त एक सवाल बनता है कि इनमें से कौन सी रॉक आपकी हमारी सेडिमेंट्री है, कौन सी रॉक आपकी हमारी इग्नियस रॉक है, कौन सी रॉक हमारी आपकी हमारी मेटामॉर्फिक है। तो वो एज इट इज एग्जाम्पल है जो आपको याद करना है। ठीक है। चार्जिंग रुको मैं लगा लेता हूं। अच्छा मुझे बताओ कोई रॉक ऐसी है क्या जो कि एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करती है? कोई रॉक ऐसी है क्या जो एक से ज्यादा कैटेगरी में दोस्तों फॉल करती है? कौन सी? ग्रेनाइट? तो अभिजीत मत पढ़ो भाई, जगह सो जाओ, ठीक है। जाके सो जाओ। लाइमस्टोन, ठीक है, ध्यान रखना लाइमस्टोन हमारी एक से ज्यादा, ठीक है। नहीं अभी अभी ना मिल जाएगी, एक से ज्यादा कैटेगरी में आती है, ठीक है। चलो, तो सवाल आपका यह था कि इग्नियस रॉक हमारी जो है, इग्नियस रॉक्स आपकी हमारी एक ऐसी प्रकार की रॉक है जो कि मैग्मा के कूलिंग से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अब आपका कहीं से मैग्मा निकलता है बाहर, ठीक है, और वो ठंडा हो जाता है, उससे जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, करेक्ट। सेडिमेंट्री रॉक दोस्तों आपकी लिथिफिकेशन से होती है। लिथिफिकेशन जिस ध्यान रखना, मतलब ये सेडिमेंट्स आपके ऐसे जमा हो रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, इससे आपकी रॉक बनती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री को आप उसके ऊपर टेम्परेचर एक्सेस या फिर एक्सेस प्रेशर में आप चेंज करते हो। तीनों दोस्तों हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही। देखो बस मेरा पर्पस आपका टेस्ट लेना नहीं है, मेरा पर्पस आपको दिखाना है कि हाँ, कि भाई कम से कम इस क्वेश्चन को रीड करके करने के बहाने आपको रिवाइज होगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप ये अगले 10 दिन खाली इतना ही पढ़ लेना बस, तुम स्टैटिक में और कुछ नहीं आने वाला। इवन करंट अफेयर भी इसमें है, ठीक। और डिफेंस वाली क्लास तो कर ही रखी होगी आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, अर्थशास्त्र नाम की किताब में इनमें से क्या कवर है? ये सेम सवाल मैंने पीवाईक्यू उसमें करा रखा है तुमको, पीवाईक्यू सीरीज में ही सेम सवाल। तो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक पहली बात तो किसने लिखी है, राइट, ये बताओ। और मैंने सभी इंपॉर्टेंट बुक्स अलग से आपको उस दिन पढ़ाया था दोस्तों, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट किताबें हैं मैंने आपको पढ़ाया था अलग से। तो अर्थशास्त्र को लिखा है किसने? विष्णु शर्मा ने? नहीं, किसने? कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बातें हैं, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में है, उसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में है, तीनों के बारे में। एंड दिस इज आपके एडसिल का पीवाईक्यू है ये, एडसिल एफकेट का पीवाईक्यू है ये दोस्तों। चलो नेक्स्ट। ऐसे देखो डिफेंस में ना ये सवाल आपको बिल्कुल मिलेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि डिफेंस के ऊपर अगर वो सवाल अच्छे से पूछता है, 5 सवाल हम उम्मीद कर सकते हैं डिफेंस के ऊपर। एक सवाल बिल्कुल आपको मिलेगा किसी एक्सरसाइज के ऊपर, एक सवाल आपको मिलेगा जो टेस्ट फायर वगैरह होता है, किसी एयरक्राफ्ट से आपने टेस्ट फायर कर दिया, राइट, ऐसा कुछ मिल सकता है। तीसरा, एक जो आपके मिलिट्री इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने भी आपके मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हैं, आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ पर है? मऊ में है। आपका जंगल वॉरफेयर है ना, आपका काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर कहाँ है? ऐसे याद रखो कि भैया इंसर्जेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, ठीक है। इंसर्जेंट कहाँ होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। सो काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ होगा? ऑब्वियसली आपके नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो ये वेरेंगटे में है। वेरेंगटे कहाँ है? मिजोरम में है। ऐसे याद रख लो। फिर हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल हमारा ये हो गया। तो ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। ओके। तो यहां पर प्रलय, यूएलपीजीएम यानी कि यूएई लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, अग्नि 5 और ब्रह्मोस। ध्यान रखना ब्रह्मोस इज नॉट हाइपरसोनिक, राइट, एंड ऑल्सो ब्रह्मोस इज नॉट आपका हमारा वो, ब्रह्मोस इज क्रूज मिसाइल हमारी, ठीक है। इट इज नॉट बैलिस्टिक। ब्रह्मोस इज एग्जाम्पल ऑफ क्रूज मिसाइल, बहुत लोग उसको बैलिस्टिक मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अब बताओ इसमें से गलत कौन सा है, सॉरी करेक्ट कौन सा है? तो प्रलय हमारी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, यूएलपीजीएम यूवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, अग्नि 5। गलत है कोई? तो ये ध्यान रखना अग्नि 5 हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, अग्नि। सो अग्नि इज हमारी बैलिस्टिक, क्रूज नहीं है। बाकी ब्रह्मोस क्रूज है। तो इसका आंसर होगा ओनली 3। गुड। बताइए, पहले डिफेंस मिनिस्टर आजाद भारत के, वो मैंने आपको अलग से लिखाया था पूरा, पहले हमारे पॉलिटी की क्लास में पहली स्लाइड ही वही थी। बैच वालों याद है? आप कैट वालों
पॉलिटी की क्लास में पहला पेज ही वही था हमारा कि हमारी पहली कैबिनेट क्या थी। सो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर कैलाश जी, वीके मेनन साहब, बलदेव सिंह जी, या फिर यशवंत राव जी हमारे। वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलो। तेजस, अभी 25 साल हुए हैं इसको प्रोक्योर करने के, हैं इसको बनाने के। तेजस आपका एक मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, जिसको कि घर में बनाया था हमने। T-90 भीष्म टैंक को डेवलप डीआरडीओ ने नहीं किया था, ठीक है। और निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको कि भारत ने ही डेवलप किया है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ T-90 टैंक को किसने बनाया था? हु बिल्ट T-90 टैंक आपका? तो ये रशियन ऑरिजिन दोस्तों, ये रशिया से हमने लिया है। इसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया था, ये हमने लिया है फ्रॉम रशिया। ये सवाल अलग से पूछ लेगा कि यार ये हमने कहां से लिया है। तो इसका आंसर विल बी हमारा 1 और 3। सेकंड आपका रॉन्ग है, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा हाँ नॉट लिखा था ना, ठीक है। नॉट लिखा था ना, ठीक है। तीनों सही। बताइए एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? वेरी वेरी इजी सवाल, बता दो जवानों जल्दी से। हाँ रिलेट नहीं कर रहा हूं यार मैं, चलो जो सवाल है बस उसी को समझेंगे। डन। सो एसिड बेस के बारे में ध्यान रखो, राइट, कि एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को, पेपर को रेड में, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि लिटमस हमारा एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, ओके। लिटमस भी आपको नेचुरली मिलता है, ठीक है। नेचुरल मिलता है आपको प्लांट से, और जिस प्लांट से मिलता है वो आपके थैलोफाइटा डिवीजन में फॉल करता है। थैलोफाइटा डिवीजन में आपका फॉल करेगा प्लांट के हमारे, ठीक है। सो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, सही बात है। फेनोफ्थलीन क्या करता है, कलरलेस को पिंक में कन्वर्ट करता है जब उसको आप बेस में डालोगे तब, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपका दोस्तों हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो हमारा करेक्ट, ठीक है। दोनों सही। 17 क्वेश्चन। वास्को डिगामा कहां से आया था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया था? कैप्टन जेम्स कुक कहां का था? तो ये तीनों हमारे करेक्टली मैच, ध्यान रखना। वास्को डिगामा पोर्तुगल से आया था। आपको पता है भारत में सबसे पहले कौन आए थे? भारत में अगर आप अंग्रेजी शासकों की बात करोगे, सबसे पहले पोर्तुगीज ही आए थे, ओके। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, ठीक है। गोवा इन्हीं कंट्रोल में था, पोर्तुगीज के कंट्रोल में आपका गोवा था। और जैसे मैं गोवा बोलता हूं, क्या आपको याद यहां पर आता है एक चीज? इसी गोवा में भैया हमारा चेस वर्ल्ड कप हुआ है इस बार का, याद आया? चेस वर्ल्ड कप फिडे 2025 चेस वर्ल्ड कप कहां हुआ? गोवा में हुआ। तीनों सही। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो दिस इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर लियोन है, ध्यान रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर इज इन लियोन। सलीम दुरानी आपके पहले क्रिकेटर थे, बस सुनो ध्यान से, ठीक है। अब नोट मत करो, इसको मैं भेज दूंगा, परेशान क्यों यार। इसी यही अपने आप में नोट्स है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं साफ साफ लिख रहा हूँ भाई? ये नोट्स नहीं है, नोट्स ही तो है ये, ठीक है। बस इसी को रिवाइज करना बढ़िया से प्रिंट आउट लेके आ जाओ। सो इंटरनेशनल हो गया ये। सलीम दुरानी वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड, सही बात है। हाँ जी, अर्जुन अवार्ड मिलता है दोस्तों किसी स्पोर्ट्स पर्सन को। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था नेहरू साहब ने, एंड ये महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था आपके इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तीनों आपके सही। बाकी पुस्तक की सारी बातें मैं कर चुका हूं अलग से आपकी, वो रिवाइज कर लेना। कौन सा टैंक को डेवलप नहीं किया है डीआरडीओ ने? अर्जुन, अब अर्जुन नाम से आप समझ जाओगे कि यार ऑब्वियसली भारत नहीं किया होगा, तभी उसका नाम अर्जुन दिया होगा। ऑब्वियसली T-90 भीष्म को हमने नहीं किया, हमने प्रोक्योर किया था। नेक्स्ट, कौन सा डांस कहाँ के किस स्टेट से आपका एसोसिएटेड है, बताइए। सो बिहू, यही आप मुझे बता दो। कथक, कथक डांस कहाँ का है जल्दी से? कथक डांस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारत नाट्यम कहाँ देखने को मिलेगा?
भारत नाट्यम आंध्र प्रदेश में, केरला में, किस स्टेट का डांस है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु से याद रखना कि तमिलनाडु में मैक्सिमम मेजर 3 पोर्ट हैं आपके। मैक्सिमम मेजर पोर्ट किसी राज्य में अगर है तो तमिलनाडु में। परफेक्ट, ठीक है। और तमिलनाडु में जो बारिश होती है, ये आपका तमिलनाडु है, इसमें बारिश होती है रिट्रीटिंग मॉनसून से, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून से आपकी बारिश होती है। परफेक्ट, ग्रेट। तो बिहू, गरबा, भांगड़ा और मयूरभंज, तो ये पीवाईक्यूज हैं आपके। बताइए जरा इनमें से कौन सा करेक्ट है, सॉरी आपको लगाना है। तो देखो, बिहू तो असम का है और गरबा गुजरात का होगा, तो बी का फर्स्ट और ए का सेकंड, खत्म आंसर। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। आरती साहा वॉज द फर्स्ट विमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल। बताइए कौन सा करेक्ट है? ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशन में है आपके, ठीक है। इंग्लिश चैनल कहां पर है? इंग्लिश चैनल दोस्तों आपके हमारे अटलांटिक ओशन का पार्ट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये ध्यान रखना, ठीक। और इंग्लिश चैनल क्या करता है? ये डिवाइड करता है किसको? साउथ इंग्लैंड को। ये सदर्न इंग्लैंड को डिवाइड करता है, सदर्न इंग्लैंड को डिवाइड करता है फ्रॉम नॉर्थ फ्रांस, ठीक है। नॉर्थ फ्रांस को सदर्न इंग्लैंड से आपका डिवाइड करेगा। एक सेकंड रुकना जरा, एक मिनट गाइस। ठीक है, तो ये सदर्न इंग्लैंड को डिवाइड करेगा आपके नॉर्थ फ्रांस से। परफेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। चलो ग्रेट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा थर्ड रॉन्ग है। राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट वेमेन चेयरमैन ऑफ, नहीं यार, ये पहली मिनिस्टर थी, तो ये रॉन्ग है आपका। तो वन, ये और ये सही है, 3 सही है, 1 2 4 सही है। और ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू जो पहली गवर्नर बनी थी ना, ये यूपी की बनी थी गवर्नर पहली। और सुचेता कृपलानी बनी थी पहली सीएम, लेडी सीएम, ये भी यूपी की ही सीएम बनी थी। ऑल्सो ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट विमेन ची आपके हेड, विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये इन्होंने 1925 में कानपुर में एक सेशन किया था, ठीक है। 1925 में इनका सेशन हुआ था कानपुर में। किसका? सरोजनी नायडू जी का, हमारे, ओके। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय। वैसे तो एनी बेसेंट थी, लेकिन महिला भारती पहली थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। हरगोबिंद खुराना जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। खान अब्दुल गफर खान वॉज द फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव द भारत रत्न। अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज। यहीं पर याद रखना गीतांजलि सर की, यहीं पर याद रखना हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, पहली बार कब गाया गया? कांग्रेस के सेशन में, वो भी ध्यान रखना। कलकत्ता के सेशन में 1896 में पहली बार गाया गया, वो चीज भी ध्यान रखना, अभी न्यूज में था, वंदे मातरम, ठीक है। चलो, इसका आंसर, तो हरगोबिंद खुराना वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। क्या ये सही बात है? हम्म, हाँ जी, केवल सेकंड स्टैंडा यूज हुआ था आपके। केवल सेकंड स्टैंडा हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रॉन्ग है, बाकी आपके 2 3 4 सही। फर्स्ट रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? बताइए। क्या था ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन की? ओरिजिनल लैंग्वेज ये थी, बंगाली में लिखी गई थी। In the first half of 18th century, cricket established itself as a leading sports in London. 1744 में first laws of cricket were written and subsequently amended in 1774. First test match played by two national teams was between
ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है लास्ट कुछ दिनों में, ठीक है, कि पहला आपका डे नाइट टेस्ट 2015 में हुआ था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो भी याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था। तो दोस्तों यहां पर भी तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, बस आपको रिवाइज करने को दिया गया है। 17th ब्रिक्स समिट के बारे में स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। मुझे दोस्तों इसके पहले आप ये बता दो कि इस बार का आशियान 2025 कहां पे हुआ था, जल्दी। कल ही मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिया था ग्रुप में। आशियान 2025 होस्ट किसने किया था? वॉज इट इन इंडोनेशिया? ये देख लो, बताओ, ये हाल है। अबे ग्रुप का खोल के तुम लोग लिखते नहीं हो क्या उसके बाद? भैया कल दोस्त मैंने आपको ऐसे 10 क्वेश्चन रात में दिए थे, ठीक है, और जिस टाइम मैं आपको ये सवाल भेज रहा था ना, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में था। एक हमारे टीम मेंबर हैं, उनका कंधे में फ्रैक्चर काइंड ऑफ हो गया था, तो उनका एक्सरे करा रहे थे हम लोग, ठीक है, तो हम बाहर बैठे थे और उनका एक्सरे अंदर हो रहा था। तो उस टाइम मैं आपको ये सवाल भेज रहा था, फिर खाली बैठे थे, कुछ था नहीं काम करने को, ठीक है। तो मैंने कल ही आपको शेयर किया था कि 47th आशियान समिट कहाँ पे हुआ था। नीचे मैंने आंसर शेयर किया था कि वो कोलालंपुर था, मलेशिया में हुआ था दोस्त, ठीक है। कोलालंपुर मलेशिया, ध्यान रखना, मलेशिया, कोलालंपुर। आइए, ठीक है, नेक्स्ट। तो ब्रिक्स के बारे में कंफ्यूज मत होना, ये मैंने इतना फोकस इसलिए किया है बिकॉज मुझे लगता है कि सवाल बिल्कुल मिलेगा आपको, एक सवाल मिलेगा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है आपको, यहां पर सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 17th ब्रिक्स समिट इज करेक्ट, ठीक है। 17th ब्रिक्स समिट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? समिट वाज हेल्ड अंडर द थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इंडिया विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट एज पार्ट ऑफ इट्स चेयरमैनशिप। ब्रिक आपका जो था दोस्तों वो स्टार्ट स्टार्ट हुआ था, राइट, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था। इंडोनेशिया और बेलारूस, इनको मिली है फुल ब्रिक्स मेंबरशिप 2025 में, ठीक है। तो अब ये इसमें पूछा गया है कौन कौन से करेक्ट बातें हैं। तो क्या ऐसा हुआ था? ऐसा मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया था कि इंडोनेशिया और बेलारूस को मिला हो ब्रिक्स की मेंबरशिप, ठीक है। तो फोर्थ दोस्तों आपका रॉन्ग है, परफेक्ट, फोर्थ रॉन्ग है, एंड 1 2 3 आपका सही। 1 2 3 सही है। तो इंडोनेशिया को ऐसा कुछ मिला हो, ये हमने नहीं पढ़ा था। सर मेरे कमेंट्स दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं, आ जाओ, नेक्स्ट। बताइए, जेम्स हिकी वॉज, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से ब्लेंड किया है करंट अफेयर को मिक्स करके, स्टैटिक को मिक्स करके, ठीक है। और ये आज से नहीं, दिसंबर से बना रहा हूं इसको मैं, ठीक है। जितनी भी चीजें आपको ये दिखती हैं, ये 2 दिन का काम नहीं होता भाई। ये दिसंबर से क्वेश्चन डेली 5 सवाल, कभी 10 सवाल, कभी 15 सवाल ऐड करके तब जाके तैयार हुई। तुम पूरे 500 भी देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ गया है। नेक्स्ट, जेम्स हिकी वॉज द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ऐसा है। सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज। हाँ भैया, दोनों आपके से करेक्ट। नेक्स्ट, फैदोमीटर दोस्तों क्या करता है मेजर? तो फैदोमीटर आपका नापता है डेप्थ, ओशन की डेप्थ को नापता है। ध्यान रखना, जब आप ओशन, पानी के डेप्थ में जाओगे तो सैलिनिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ये बात ध्यान रखना, दोनों चीज, ठीक है। नेक्स्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम का काम क्या होता है? ध्यान रखना, कभी भी आपको राइबोसोम दिखे, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो डी का होगा थर्ड। क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड्स को आप किचन ऑफ द सेल कहते हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हो। खत्म। नेक्स्ट, टंगस्टन इज यूज टू मेक फिलामेंट, ये सवाल कितनी बार रिपीट हो रखा है आपके एफकेट में या मल्टीपल एग्जाम्स में। टंगस्टन को आप यूज करते हैं, एक सवाल पूछता है कि हम ऑर्गन गैस को क्यों यूज करते हैं, राइट, ये भी सवाल कई बार आया है। टंगस्टन को हम यूज करते हैं फिलामेंट में, क्यों भैया यूज करते हैं? क्या है, सस्ता मिलता है इसलिए। तो हम टंगस्टन को यूज करते हैं बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, सारनाथ का स्तंभ सिग्निफिकेंट है एज, क्या है वो? भारत का टॉलेस्ट पिलर है? नहीं, लॉयन कैपिटल के नाम से जानते हैं उसको। पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आपका दोस्तों हुआ था एथेंस में, सही बात है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ओलंपिक हो रहा होता है तो सबसे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें कंटिजेंट्स आपके आते हैं। पहले आपको हमेशा देखने को मिलेगा कंटिजेंट होस्ट कंट्री का, होस्ट कंट्री का कंटिजेंट सबसे पहले आएगा, और सबसे आखिरी में आता है ग्रीस का कंटिजेंट। क्या मैंने उल्टा बोल दिया क्या? या सही बोला है? सही बोला है, उल्टा बोला है?
हाँ भाई। मुझे, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है, क्या मैंने उल्टा बोल दिया क्या भाई? एक बार चेक कर लो यार ये। मतलब या तो ऐसे होता है, इसका उल्टा होता है, कुल मिला के ये। ठीक है। हाँ ओके। तो ये ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम कितने दिन तक ओलंपिक चल सकता है? मैक्सिमम कितने दिन तक ओलंपिक चल सकता है? 16 डेज तक, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको अलग अलग ओलंपिक की रिंग क्या क्या डिनोट करती है मालूम है? चलो मैं पूछता हूं आपसे। मुझे बताओ, जो आपका येलो रंग होता है ओलंपिक में, क्या डिनोट करता है? कौन सा कॉन्टिनेंट डिनोट करता है? येलो रंग डिनोट किसको करता है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को? एशिया को, अच्छा। और ब्लू कलर? ब्लू कलर यूरोप को। ओके, और ब्लैक कलर? अफ्रीका को। सही लिख रहा हूँ ये मैं? तुम बता रहे हो फॉर नो रीजन। पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके, और कौन सा कलर बचा? और कौन से कलर बचे हमारे? रेड कलर। रेड बताओ। रेड तो मतलब दूर से आपको दिख जाएगा। दूर से क्यों दिख जाएगा? बस इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ दिस इज मैक्सिमम, ये चीज भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके ग्रेट, चलो। तो रेड आपका हो गया, और इसके अलावा ग्रीन हो गया। अब जल्दी बताओ, रेड और ग्रीन दोनों में, रेड और ग्रीन। हम्म, गुड। तो देखो बहुत सिंपल सा है, याद रखना। आपका ब्लू होता है यूरोप, येलो होता है एशिया, ब्लैक होता है अफ्रीका, ग्रीन होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और रेड होता है अमेरिका। क्या कहता था? परफेक्ट। चलो आओ। तो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम हमारा हुआ है एथेंस में, सही बात है। द गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 कंसिडरिंग द टर्मोइल अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसे स्टेटमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना। ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा भाई कि वर्ल्ड वॉर था, इस टाइम पे नहीं हो पाया। 1940 में जापान वाज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट, ये बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है हमारे। और अभी ध्यान रखना कि 2030 में हम लोग कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करने वाले हैं। अहमदाबाद हमारा होस्ट करेगा, अहमदाबाद ऐसे लिखा हुआ उसमें आता है, ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद होस्ट करेगा आपका कॉमनवेल्थ गेम 2030। तीनों सही थे। फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ इन्वेंटेड द फर्स्ट होम इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, और विल्हेम रॉन्गटन ने इन्वेंट किया था एक्सरे को। और यहीं पर जब मैं एक्सरे बोल रहा हूं तो याद रखना कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है दोस्तों, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो आप, सी बराबर न्यू लैम्डा। सी बराबर न्यू लैम्डा करके एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। परफेक्ट, चलो। सो फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ इन्वेंटेड द फर्स्ट होम इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एंड विल्हेम जी हमारे, इन्होंने इन्वेंट किया था आपका एक्सरे। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों? दोनों करेक्ट है, बस मुझे आपको रिकॉल कराना है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन इंटीग्रेटेड विद Su-30 एयरक्राफ्ट। ड्यूरिंग द colonial पीरियड द ब्रिटिश रिमूव्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। राइट, दोनों करेक्ट। ये ध्यान रखना खासकर, ठीक है। Su-30 में आपका इवन इसके अलावा अस्त्रा मिसाइल भी लगती है ब्रह्मोस के साथ साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? बताइए सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियाज के बारे में ध्यान रखना, पैनक्रियाज आपका इंडोक्राइन भी होता है दोस्त, इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, और ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ये दोनों काम कर रहा होता है। ये एंजाइम भी करता है सीक्रेट, और ये आपका उसके अलावा हार्मोन भी करता है सीक्रेट। तो ये एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। तो इसका आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट, बताइए कौन सी रिवर कहां से निकलती है? एक और याद रखना, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर निकलती है दोस्तों, कृष्णा, ये निकलती है महाबलेश्वर से। और ये पीवाईक्यू है आपके एफकैट का। महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों हमारी कृष्णा रिवर। सो इंडस रिवर कहां से निकलेगी? मानसरोवर से, तो ए का हो गया सेकंड। गोदावरी नासिक से। कावेरी, नर्मदा, नर्मदा निकलेगी अमरकंटक से। और कावेरी कूर्ग से। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? बताइए, इवन दुनिया में सबसे बड़ा आपका रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? और क्या आप यहीं पर रिकॉल कर सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन? भाइयों, ये मैंने सीडीएस वालों को भी पढ़ाया है ह्यूमन ज्योग्राफी में, एफकैट वालों को भी पढ़ाया है।
ट्रांस साइबेरियन लाइन आपकी दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे पढ़ाया है। सबसे बड़ा वो कोस्ट लाइन किस देश का है? कनाडा का। सबसे बड़ा बॉर्डर दुनिया में किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। गुड, शाबाश। तो विच रेलवे लाइन इज द लॉन्गेस्ट? हमारा हुबली। नेक्स्ट, फेमस ऑयल फील्ड कुछ हमारे हैं भारत के, इनको बताना कौन करेक्टली मैच है। पहला, दिग्बोई का ऑयल फील्ड हमारा असम में है। मुंबई हाई ऑयल फील्ड आपका अरेबियन सी में है। नाहर कटिया ऑयल फील्ड गुजरात में है। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड गुजरात में है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर ऑयल फील्ड आपके राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सारे आपके सही हैं, लेकिन नाहर कटिया ऑयल फील्ड इज नॉट इन गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन में, हाँ, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब मुझे बताओ, किसी को अगर पता हो, नाहर कटिया ऑयल फील्ड हमारा कहां पर, किस राज्य में है? ये है दोस्तों आपके असम में। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? तो सोशियो जो आपके हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनके ऊपर सवाल बनते हैं हमारे। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? वन लाइनर है सारे आपके, ऐसे याद पढ़ना आपको। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हमारे राम मोहन रॉय साहब। हु ऑथर्ड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? वेरी इजी, जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे। तेजस के बारे में पूछा गया है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इसको भी 25 साल पूरे हुए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सवाल यहां से बन सकता है। आइए, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट सुपरसोनिक स्पीड्स रीचिंग नियरली मैक 1.5। हाँ भैया, मैक 1.5, बताइए जरा कौन सा करेक्ट है? तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे। गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है ये बताओ आप मुझे। वाई फर्स्ट इज रॉन्ग? तो ये 2 मैक्स से ज्यादा है, गुड, ये रॉन्ग है। बाकी दोनों आपके सही है। हु स्टैब्लिश तशवीर खाना? तस्वीर खाना को स्टैब्लिश किसने किया था दोस्तों? तो अकबर का काम था। तो यहां पर अभी आपको कुछ देर हिस्ट्री के ही वन लाइनर मिलेंगे, जिसको करने में आपको मजा आएगा। आ जाओ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? बस 100 करने हैं भाई, रोने लगते हो। आधे घंटे पढ़ाई किया नहीं, रोना शुरू। कौन है फाउंडर मौर्य डायनेस्टी का? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य साहब। ओके, मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म कंसीडर these स्टेटमेंट्स। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह एंड वाज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग अजात शत्रु। The symbol of the horse represents the event of Mahabhinishkramana. The Tripitaka consists of 3 parts: Sutpit, Vinaypitam, Abhidhampitam। हाँ भाई, तीनों आपके दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? को हम किसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? हर्षा जी को, समुद्रगुप्त जी को, चंद्रगुप्त जी को, या पुलकेशिन को? समुद्रगुप्त को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह करेक्ट? देखो, मैंने आपको मैक्सिमम सवाल स्टेटमेंट बेस करा रहा हूं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यार देखो, अगेन बहुत आसान सवाल भी आ जाएंगे, लेकिन तैयारी थोड़ी सी हाई लेवल करके जाते हैं। ठीक है, तो खेड़ा के बारे में कौन सा करेक्ट है? पहला है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1918 अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेशन ड्यूरिंग अ फेमिनाइन। द मूवमेंट वॉज लेड जॉइंटली बाई महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल जी। द ब्रिटिश एग्रीड टू रिड्यूस लैंड टैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एजिटेशन। बताइए, तो इस एजिटेशन के बाद क्या ऐसा हुआ था कि टैक्स को कम कर दिया गया था? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहां पर तीनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, साथ में याद रखना, आपका 1919 में आता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जिसके विरोध में आता है साइमन कमीशन। और मैंने आपको उस दिन भेजा था कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर हैं, पता है ना? थाला फॉर रीजन याद रखना, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे आपके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, विच इंडस वैली साइट इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड? कौन से इंडस वैली साइट के पास दोस्तों डॉकयार्ड्स थे, नेवी थी? वेरी वेरी इजी, दिस इज लोथल।
Regarding Mauryan administration, consider the following statement. According to Kautil, सप्तांग थ्योरी द सेवन एलिमेंट ऑफ स्टेट इंक्लूड राज। ये एग्जैक्ट मैं पढ़ा दिया हूं तुमको पीवाईक्यू सीरीज में, अगर आपको याद हो तो। इसमें राजा, अमत्य और जनपद आते हैं। ऑफिशियल नोन एज सानिध्यता, सर्व्ड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम। हाँ भाई, तीनों हमारे करेक्ट हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम? अकबर ने किया था इंट्रोड्यूस मनसबदारी। कौन थे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आगे राइट, आज तो नहीं करूंगा मैं रिलेट क्योंकि ज्यादा हो चुका ऑलरेडी। मोस्ट प्रोबब्ली कल की क्लास में ना मैं सारे गवर्नर जनरल को एक साथ रिलेट कर दूंगा, ठीक है। और उन्होंने उनके कार्यकाल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, वो मैं आपको बता दूंगा कि किसके टाइम पर जलियांवाला बाग हुआ, किसके टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ, ये सब आप जान जाओगे। तो ये डफरिन है, डफरिन के टाइम पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों? ठीक है, चलो इसका पोल देता हूं। एक क्वेश्चन पोल, और ये आपके लिए ब्रेक भी हो जाएगा 2 मिनट का। अरे सॉरी, रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल आ गया ये तो। अब बताओ। चाय आई थी यार, ठंडी हो गई भाई। डन। ओके, सो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं आप, बिकॉज वो पर्पस वही था, राइट। बाकी दोनों आपको आता है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये 1885 में फॉर्मेशन हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, सही बात है। इसका पहला सेशन प्रेसाइड किया था डब्ल्यू सी बनर्जी ने, सही बात है, बॉम्बे में। इट वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाई लॉर्ड डलहौजी, ये गलत बात है। डलहौजी के ही तो अगेंस्ट हुआ था ये सब कुछ, ठीक है। उस टाइम पर जो आपका, सॉरी डलहौजी कह रहा हूं, डफरिन थे। तो डलहौजी कहां से, पहली बात तो आ जाएंगे, है ना। डलहौजी का तो नाम यहाँ आ ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। थर्ड रॉन्ग है आपका, ए सही। चलो, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन रुपया? ये थे शेर शाह सूरी, जिन्होंने हाईवे भी बनवाए थे। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेर शाह, औरंगजेब और शिवाजी। हाँ भैया, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ध्यान सुनना। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं, और उनकी मौत हुई थी पोलो खेलते हुए। अब मुझे एक सवाल का और जवाब दो। पोलो ऑरिजिनेट हुआ था भारत में, और भारत के किस राज्य से हुआ था, बताओ जरा। पोलो भारत के किस राज्य से ऑरिजिनेट हुआ था दोस्तों? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, नॉर्थ ईस्ट से हुआ था, मणिपुर से हुआ था। वेरी गुड यार। और मणिपुर में ही आपकी लोकतक लेक है, याद रखना। उस लोकतक लेक में आपको फुमदिश देखने को मिलता है। फुमदिश फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे सर्कल 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 घास होती, ठीक है।
So Qutbuddin Aibak was known as Lakh Baksh and died while playing Chaugan. Samshuddin Iltutmish introduced the silver coin called Tank and the copper coin called Jeetal. तो जीतल और टंक कॉइन थे आपके. Rajya Sultan was the first and only Muslim lady who ever ruled India. हाँ जी, तीनों सही. तो ये कई बार पूछा गया है कि कौन आपके वो रूलर थे जो पोलो खेलते हुए मर गए, और पोलो ओरिजिनेट हुआ था भारत में. ठीक है. अब मुझे आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे बताना बैडमिंटन दोस्तों कहां से ओरिजिनेट हुआ है. चलो नेक्स्ट. पहले एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, मतलब कि जो अंग्रेज आए थे उनमें, और मैसूर वॉर जो हुआ था वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुआ था. राइट, ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी, तो ये तो बिल्कुल सही होगा सेकंड. ठीक. हैदर अली वॉज अ की कमांडर फ्रॉम द मैसूर साइड. ठीक है. तो दोस्त ये आपका पहला गलत है. क्या कोई बता सकता है कि किसके बीच में हुआ था ये? हैदर अली के बीच में हुआ था. वेरी गुड. ठीक है, दैट शुड बी हैदर अली. चलो गुड. क्वेश्चन नंबर 55. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में कौन सा इनमें स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को हम 1857 के रिवोल्ट को मानते हैं. जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 को. एग्जैक्ट डेट मुझे बताओ क्या थी? एग्जैक्ट डेट. क्या वो अप्रैल का महीना था या कोई महीना था? जल्दी बताओ, एग्जैक्ट डेट क्या होगी? 13 अप्रैल. ठीक है. वेरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. हाँ भाई, बताइए जल्दी से. तीनों सही है ना? गुड. नेक्स्ट. अजंता केव आपके महाराष्ट्र में है. एलोरा केव महाराष्ट्र में है जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन केव हैं. कार्ला केव महाराष्ट्र में ही है. एलिफेंटा केव भी मुंबई में ही है. उदयागिरी केव आपकी एमपी में. तो कौन सी केव कहाँ है उसके बारे में सवाल पूछा गया है, और कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट है. तो ये सारी केव सही लिखी है. इवन जब मैंने एक बार आपको 5 मिनट शो में पढ़ाया था ना कि हमारे यूनेस्को साइट्स कौन कौन से हैं, तब भी आपने देखा हुआ था. ठीक है, कि आपके एलोरा केव, अजंता केव, ये आपकी यूनेस्को साइट्स भी हैं हमारे. ओके. जैसे यूपी में आपकी यूनेस्को साइट्स कौन है? तफरी से याद रखो. तफरी तफरी तफरी. तफरी का मतलब टी फॉर ताजमहल. फिर आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी. ठीक है, तो ये पांचों सही है. आ जाओ. नेक्स्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया. पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 जिसको जिन्ना लेके आए थे, उन्होंने यहां डिमांड की थी अलग से एक देश बने मुस्लिम्स के लिए. क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1942 में. कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946 में आता है, जिसके बाद आपका हमारा दोस्तों होता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है हमारी. ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगेन चारों सही है. बेसिक क्वेश्चन है हमारा. क्विट इंडिया मूवमेंट किस साल लॉन्च किया गया था? डायरेक्ट ये सवाल देखने को मिल सकता है. तो ये 1942 में दोस्तों आपका लॉन्च किया गया था. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आपका स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट. हु एबॉलिश द इकता सिस्टम. इकता सिस्टम को एबॉलिश किसने किया था? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी. सो हु एबॉलिश द इकता सिस्टम? तो ये खिलजी ने किया था. नेक्स्ट. राजा राम मोहन रॉय जी फाउंडेड दी आत्मीय सभा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोलते हैं. ये आपके दो अलग अलग सवाल हैं पीवाईक्यू, उसको मैंने एक लाइन में कर दिया. राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था आत्मीय सभा को, और उनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहते हैं. दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड दी आर्य समाज इन बॉम्बे एंड ऑथर्ड सत्यार्थ प्रकाश. तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. मुझे बताओ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो ज्योतिबा फूले तो नहीं थे. ठीक है, कौन थे? ये आपके सीडीएस का भी पीवाईक्यू है. ठीक है, थे ईवी रामास्वामी. तो आंसर 1 और 2. नेक्स्ट. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसके बारे में कौन सा करेक्ट यहां पर स्टेटमेंट है?
It proposed equal judicial rights for Indian and British judges. It faced stiff opposition from the British community in India. The bill was passed during the tenure of Lord Curzon. हाँ जी, कौन से करेक्ट हैं हमारे? तो देखो लॉर्ड कर्जन, अब देखो ये कैसे आप इस सवाल को कर सकते थे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए होंगे, हिस्ट्री थोड़ी बहुत अगर आपको आती होगी तो आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और उस टाइम पर कर्जन थे। अब 1883 में कर्जन कैसे हो सकते हैं उस टाइम पर, राइट? उस टाइम पर तो कोई और वायसराय रहा होगा ना। अब ये बताओ कौन था उस टाइम पर वायसराय? तो इट वॉज नॉट कर्जन, इट वॉज रिपन। ठीक है, गुड, इट वॉज रिपन। तो 1 और 2 इसका आंसर। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं? स्लेव, मौर्यन, खिलजी, कोरावी। तो आज के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जानबूझकर हिस्ट्री के रखे थे, ठीक है, बट गोइंग अहेड आपको करंट बेस्ड सवाल शायद अगली क्लास में रख लूंगा मैं, वो वाला अगली क्लास में कर लेंगे। करंट बेस्ड ज्यादा सवाल एंड उसके साथ साथ ज्योग्राफी बेस्ड, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन डिफेंस बेस्ड और सवाल, एंड उसमें भी और करंट बेस्ड सवाल, ऐसे कर करके 5-6 क्लास में पूरा आपका हो जाना है। रजिया सुल्तान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? बताओ भैया कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है? तो ये स्लेव डायनेस्टी थी। नाना साहब, अब ये जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पर किसने कहां से लीड किया था रिवोल्ट को? तो 1857 के रिवोल्ट में नाना साहब ने लीड किया था कानपुर से, कुंवर सिंह ने बिहार से, तात्या टोपे जी ने ग्वालियर से, और बेगम हजरत महल ने अवध के रीजन से। पूछा गया है कौन सा यहां पर करेक्ट है दोस्तों, सभी करेक्ट है। कौन से वायसराय को हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब जो जिन्होंने पंचायत के ऊपर काम किया था। अब एक और चीज ध्यान रखना कि भारत में हमारी पहली पंचायत कहां पर शुरू हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में। और पहली म्युनिसिपालिटी, फर्स्ट म्युनिसिपालिटी, ये दोस्त हमारी हुई थी मद्रास में। ठीक, पंचायत के लिए आप याद रखना 73rd अमेंडमेंट से हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया था, और म्युनिसिपालिटी को 74th अमेंडमेंट से। 73rd अमेंडमेंट ने ही 11th शेड्यूल को ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 74th अमेंडमेंट ने हमारे 12th शेड्यूल को ऐड किया था भाइयों। ठीक है, 11th शेड्यूल में आपके 29 मैटर हैं, 12th शेड्यूल में आपके 18 मैटर हैं। रिलेट करने में बैठो तो शाम हो जाएगी, आ जाओ। तो ये किसको हम बोलते हैं फादर? ये हम रिपन को ही बोलते हैं। पहला सेंसस, अभी सेंसस की काफी बात चल रही थी ना कि हमारा डिजिटल सेंसस होगा पहला। तो हमारा पहला सेंसस दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1871 में हुआ था। ओके, पहला सेंसस 1871 में हुआ था। दूसरा, इट वाज कंडक्टेड अंडर द वाइस सरॉय लॉर्ड मायो। दोनों सही। एक और चीज ध्यान रखना कि अच्छा ये बताओ किसको हम लोग साक्षर मानते हैं? किस बंदे को, किस बंदे को दोस्तों हम लोग साक्षर मानते हैं, मतलब कि पढ़ा लिखा मानते हैं? ऐसा बंदा जो 7 साल से बड़ा हो और वो अपना नाम लिख पाए और पढ़ पाए किसी भी भाषा में। ठीक है, 7 साल से ज्यादा हो जो किसी एक लैंग्वेज को लिख पाए और बोल पाए, ठीक है, सुन पाए, समझ पाए। ठीक है, ओके। रिवोल्ट ऑफ 1857, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके बारे में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? ये आपका स्टार्ट होता है मेरठ में, मेरठ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है रिवोल्ट। बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर। रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। तो यहीं पर आप समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका होगा 1 और 2। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको 4-5 सोसाइटी आज पढ़ा दिया है, ठीक है, और बिल्कुल मिलेगा आपको सवाल। सत्य शोधक समाज का स्टैब्लिशमेंट दोस्तों किसने किया था? हमारा ज्योतिबा फुले ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी? केसरी, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, संदेश। यंग इंडिया को स्टार्ट किया था। बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में कौन सा करेक्ट है? इट वॉज कैरिड आउट अंडर लॉर्ड कर्जन। इट डिवाइडेड बंगाल इनटू बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। इट वॉज एनल्ड इन 1911, और 1911 में ही आपकी राजधानी शिफ्ट हुई थी वापस दिल्ली। रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला सेशन आपका हुआ था 1930 में लंदन में। महात्मा गांधी ने सभी तीनों को सेशन को अटेंड किया हुआ है, ये गलत बात। बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया हुआ, सही बात है। 1 और 3 इसका आंसर होगा।
यहीं पर ध्यान रखना, एक पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था यरवड़ा जेल में। एक जेल है यरवड़ा जेल, उसमें हुआ था पूना पैक्ट। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। यरवड़ा जेल का नाम याद रखना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड जनरल ओ डायर इन 1940? किसने बदला लिया था उनको मार के? हाँ भाई, तो ये उधम सिंह जी थे हमारे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? गोपा जो था वो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा था, उसका नाम था गोपा। कैपिटल मौर्यन की आपकी तक्षशिला थी, क्या ये सही बात है? हाँ भाई, या पाटलिपुत्र होगा? सो दिस इज रॉन्ग आपका, ठीक है, आंसर केवल। नेक्स्ट, ये पीवाईक्यू आपका इस बार गई। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कौन है ऑथर किताबुल हिंद का? किताब उल हिंद किसने लिखा है? किताबुल हिंद अल बरौनी ने लिखा है। यहीं पर गुलबदन बेगम को याद करोगे? हाँ, याद करना। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ सगरौली, ये ब्रिटिश इंडिया और किस देश के बीच में हुई थी? ट्रीटी ऑफ सगरौली तो ये नेपाल के साथ हमारी हुई। वैदिक लिटरेचर के बारे में कौन सा करेक्ट है? अर्थवेद में, सॉरी, अथर्ववेद में आपको हिम्स मिलेंगे, ठीक है, अथर्ववेद में मिलेंगे हिम्स, ठीक है। किस चीज के? मैजिकल स्पेल मिलेंगे आपको, ठीक है, सही बात है। ऋग्वेद में आपको मिलेंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स का मेंशन मिलेगा। सामवेद में आपको मिलेगा मेलोडीज, म्यूजिक वगैरह, तीनों सही। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो ये है सर सैयद अहमद खान हमारे। रिगार्डिंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, सही बात है। सी राजगोपालाचारी बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका पास होता है 1946 में, ये 47 में पास हुआ था, 46 में नहीं। 1 और 2 आपका सही है। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताओ भाई, चलो उसका पोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 79 का पोल। सीडीएस की क्लास है, हाँ, कितना टाइम हो गया? 5 बज गया क्या? अच्छा, 6 बजने वाले हैं क्या? ठीक है भाई, कोई नहीं। अच्छा, आपको फील हुआ कि आपने 1.5 घंटा पढ़ाई कर ली? क्या फील हुआ? 1.5 घंटे हो गए? हम्म चलो, हिस्ट्री का याद करना है, कोई नहीं। नेक्स्ट, तो ये हमारे, अब देखो गलत कर रखे हो तुम लोग, कुछ लोग बताने के बाद भी गलत करते हो। अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, तो ये पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट है और ये विमेन प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर एनी बेसेंट होगा। आई गेस 1916 17 में बन गई थी। नेक्स्ट, गुप्ता पीरियड के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? बताओ। समुद्रगुप्त इज रिफर्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रयाग प्रस्थि। Chandragupta II was the first Gupta ruler to issue silver coins. The Mehrauli iron pillar inscription is associated with the reign of Skandagupta. इनमें से कौन सा दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा? ये गलत है। 1 और 3 आपका सही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। गुप्ता पीरियड पूछ रहा है ना? समुद्रगुप्त पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। मेहरौली का ये रॉन्ग है यार, ये शायद, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू, वेट यार, लेट मी चेक इसको। चंद्रगुप्त सेकंड ना? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, ओके, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये रॉन्ग है। अभी अवार्ड आएगा, रुक जाओ, अभी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके, परेशान क्यों? चलो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपका यहां पर? बताइए। मनसबदारी सिस्टम, जहां पर मनसब का मतलब होता है एक रैंक है सोल्जर की, ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था।
बुलंद दरवाजा आया है अलग से पीवाईक्यू आपका। ये बुलंद, ये हिस्ट्री के बस इसको रीड करना भाई, कुछ और नहीं करना। हिस्ट्री तो स्टैटिक ही होगी ना, उसमें क्या फन होगा बे। बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, जब जीता था वो गुजरात। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया है आगरा में। ठीक है, ध्यान रखना, शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनाया है दिल्ली में, लाल किला भी बनाया है, ओके, ताजमहल भी बनवाया था, याद रखना। तो तीनों हमारे करेक्ट। नेक्स्ट, कुतुब मॉस्क के अलावा, कुतुब मीनार के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनाया था? सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इन गवर्नर जनरल्स को, यही तुम्हारा कवर हो जाएगा, ऑल दो मैं एक अलग से कवर कर दूंगा, बट यही तुम्हारा कवर है भाई, तुम इतने क्वेश्चन बस देख लो। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट काम, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अबॉलिश किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था, सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे, पहले वायसराय कौन थे? तो देखो, पहले होते थे गवर्नर जनरल, उसके बाद 1857 में होती है रिवोल्ट हमारी, ठीक है, एंड 1807 के रिवोल्ट के बाद फिर 1858 में एक एक्ट आता है जिससे गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया जाता है, ठीक है, और कंपनी का कंट्रोल वापस डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ले लेती है अपने हाथ में। तो पहले आपके हमारे वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग, तो डी का तो होगा फोर्थ भैया, और यहीं पर सवाल खत्म। वेलेस्ले लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया था सती प्रथा। नेक्स्ट, हुइंग सॉन्ग किसके कार्यकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त वन टू हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध? अवध के पहले नवाब दोस्तों हैं हम आपके सादत खान। हु लॉन्च द न्यूज़पेपर केसरी? केसरी किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था तिलक साहब ने हमारे। द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर के फाउंडर कौन है? द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर साहब हैं इंडियन मिरर के फाउंडर हमारे। अब कुछ सवाल हम अवार्ड एंड ऑनर्स के करने वाले हैं। चलो, भारत रत्न के बारे में क्या सोचते हैं? ध्यान रखना, यह साल था 1954 जब आपके सारे अवार्ड स्टार्ट हुए थे, भारत रत्न या पद्म अवार्ड। तो भारत रत्न के बारे में आप क्या सोचते हैं? इट इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। अब्दुल गफर खान वॉज द फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट इसके। इट कैन बी अवॉर्डेड पोस्टमसली, क्या इसको आप मरणोपरांत भी दे सकते हैं? बताओ। बिल्कुल, तीनों सही है हमारे। मंडेला को मिला हुआ है, राइट। परमवीर चक्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड है। अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है हमारा, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौनजी इज द ओनली एयर फोर्स पर्सनल टू रिसीव इट। इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक, तीनों सही। और ब्रॉन्ज के बारे में ध्यान रखना कि ब्रॉन्ज के हमारे मेटल्स कौन कौन से होते हैं इसमें। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में क्या सोचते हैं? इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू अ बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके आयरलैंड। पहली हिंदी नॉवेल जिसको मिला था वो थी रेत समाधि बाई गीतांजलि श्री। ओनली इंडियन ऑथर आर एलिजिबल फॉर दिस प्राइज। अरे भैया। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज किस फील्ड में नहीं दिया जाता? बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, मैथमेटिक्स में दोस्तों होता है एबेल प्राइज, आपका याद है ना। एबेल प्राइज हम देते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट समझ लो आप, ठीक है। और पीस में किसको मिला था? मचादो जी को भूल गए क्या? क्या मचादो याद है? मौसकी मचादो। पीस ट्रंप को मिला था। ट्रंप को नहीं मिला था भाई। चलो, अब ये हमारे भारत के कुछ है दोस्तों, ये पूछ लेता है कि किसको किस फील्ड मिला था। ऊपर जो गलत था ना, हरगोविंद खुराना वाला, हरगोविंद खुराना जी को मिला था मेडिसिन में, ठीक है। अब पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर्स। सीवी रमन साहब को मिला फिजिक्स में, सही बात है। हरगोविंद खुराना जी को मिला मेडिसिन में, सही बात है। वेंकट रमन जी को मिला केमिस्ट्री में, सही बात है। अच्छा, पूछा गया है पहले किसको मिला, तो ये दोस्तों आपका सही ऑर्डर में लगा है। पहले सीवी रमन को मिला था, ये पहले भारतीय थे, तो इनको पहले मिला, उसके बाद इनको मिला, उसके बाद इनको मिला, तीनों 1 2 3। नोबेल प्राइज के बारे में कौन सा करेक्ट है? बताओ भैया जी। थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर एक दो सवाल हैं अवार्ड के, बस खत्म है, उसके बाद आपकी क्लास। फिर आगे स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हम करेंगे कल, स्पोर्ट्स एंड कुछ करंट अफेयर बेस्ड। अरे 7 से कर लेंगे क्लास, क्या जा रहा है भाई। 7 से 8:30 पौने 9 तक पढ़ लेंगे फिजिक्स।
उसके बाद 9 बजे से मस्त तुम कहानी सुनोगे, वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, ईडियम्स में। भाई ईडीएम की क्लास मिस नहीं करना है, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, आप कैट दे रहे हो या ना दे रहे हो, बिकॉज ईडीएम की जो क्लास है वो हर एग्जाम के लिए है। आप एसएससी का एग्जाम दोगे, आप कैट दोगे, सीडीएस दोगे, एनडीए दोगे, कुछ भी दोगे, हर जगह आपको हेल्प करेगी। और जिस तरीके से आप सीखेंगे वो होगा आपका ट्रिक, क्योंकि मेन दिक्कत है ईडीएम याद करने में, है ना, वही ट्रिक सॉल्व करेंगे। बाकी तो हम लिस्ट आपको भेज दें यार, रट लो तुम, है ना, बट मेन दिक्कत होती है याद करने में। तो वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो आज आप सीखोगे। चलो, सो नोबेल प्राइज के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर हमारा, डन। तो नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, सही बात है। और ये इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया था 1969 के बाद। और 1969 को देखकर आपको याद आना चाहिए कोई अवार्ड, जरा बताना कौन सा अवार्ड 1969 में पहली बार दिया गया था। 1969 में पहली बार कौन सा अवार्ड है जो दिया गया था, और वो देविका रानी को दिया गया था। एंड दिस इज योर दादा साहब फाल्के अवार्ड, याद रखना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भाइयों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था, और इसकी पहली रेसिपिएंट थी देविका रानी जी। दोनों सही। पुलित्जर प्राइज दोस्तों मिलता है आपके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फील्ड में। गोविंद बिहारी लाल पहले भारतीय थे जिनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वेमेन टू रिसीव द अशोक चक्र। पहली महिला वो थी नीरजा बनोट, जिनके ऊपर एक मूवी भी आई थी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको आप एशिया का नोबेल बोलते हो, तो पहले इसके रिसिपेंट थे विनोबा भावे जी। सही बात है। इसको गवर्नमेंट ऑफ उरुग्वे कहां से देगी, अगर ये एशिया का नोबेल है तो उरुग्वे कैसे दे देगा इसको। ठीक है, आंसर इसका 1 और 2 होगा। तो वॉज द फर्स्ट वेमेन टू रिसीव द भारत रत्न, पहली महिला जिनको भारत रत्न से दोस्तों नवाजा गया था, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज द फर्स्ट, ऐसे स्टेटमेंट में सवाल आ सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज 1913 में। अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998, राइट। और मदर टेरेसा जी को मिला था नोबेल प्राइज, पीस प्राइज इन 1979, राइट। तीनों सही हैं, बस इस बहाने मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ध्यान रखना भैया। तीन भारतीय हमारे, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था आपके हमारे लिटरेचर में, एंड मदर टेरेसा जी को मिला था पीस में। खत्म। अब आगे सारे अवार्ड के ऊपर एक सवाल है, भानु अथैया ऑस्कर मिला था इनको, है ना, न्यूज में थे। ऑस्कर की बात यहाँ कर लेंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से स्पोर्ट्स के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, फीफा के बारे में कौन सा करेक्ट, 26 वाला खाली यूएसए अकेले होस्ट करेगा, नहीं, ऑब्वियसली कल ही आपने पढ़ा है। साइकिलिंग वेलोड्रोम में होता है। कुल मिला के ये पीवाईक्यू है आपका अलग से। खत्म। मजा आया। आई होप। यार पता है एज अ टीचर ना जैसे इट इज वेरी चैलेंजिंग एट टाइम्स। तो ये बातें करेंगे फेयरवेल में, ठीक है, आज नहीं। आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल, बट फेयरवेल पे करेंगे, ठीक है। आई होप आप सफल हो जाओ भाई, ठीक है। आई होप आप एकेडमी जाओ, सच में। और आई होप कि आपको ये रियलाइज हो कि ये मेहनत मेहनत कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे आप किसी दिन पढ़ाई करते हो 8 घंटे 9 घंटे, आपको लगता होगा ना कि अरे यार बहुत मेहनत कर लिया, अरे कुछ नहीं होता। जब तक आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हो ना भाई, तब तक ये आपका बेयर मिनिमम है जो आपको करना पड़ेगा यार। यू कैन नॉट कंप्लेन कि अरे आज तो मैं 8 घंटे पढ़ लिया हूँ, है ना। यू कैन नॉट कंप्लेन भाई। समझ पा रहे हो। तो आई रियली होप एंड रियली विश यू रीच अकेडमी, यू डू वेल यार लाइफ में भाई। और ये बस उम्मीदें हैं मेरी अब एग्जामिनर अगर इस पे आ जाए कि कुछ भी पूछ लेगा तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं झूठा उम्मीद आपको नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, आप इसके बाद कोई भी पीवाईक्यू उठा लेना लास्ट 10 साल के आप कैट का या आपके एसएससी एग्जाम्स के, ठीक है। एंड देख लेना कि किस पैटर्न में सवाल आते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कराया आपको। चलो, थैंक यू सो मच। आज 100 कर लिए, ऐसे 5 दिन बस, ठीक है, मुझे 5 दिन दे दो। आज रिलेट स्टार्टिंग मैंने किया था, बाद में नहीं किया, लेकिन कल थोड़ा और रिलेट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार।
पीडीएफ भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। बाय बाय, टेक केयर। फिजिक्स क्लास कैंसिल कर, अबे ठीक है, बाय, टेक केयर।